तो क्या बाबूजी इस बार हरियाणा में गणित बैठा रहे हो आप लोग, क्योंकि आपने जो बात बोली रोहतक के जाट, मतलब रोहतक को लेकर जो कहावत बोली अभी आपने, तो रोहतक पॉलिटिकल सेंटर भी रहा है शुरुआत से हरियाणा का। तो रोहतक जो लगभग तय कर देता है तो उस दशा दिशा में पूरी हरियाणा की सियासत चल पड़ती है। तो इस बार रोहतक का क्या मिजाज है? देखिए जी, बात ही है, अब इतना ये साधन नहीं लेते थे, पहले इंटरेस्ट लिया करते, घूमना भी करते, जिस पार्टी के साथ किसी के साथ वो होता। लेकिन ये मैं उम्र के हिसाब से जाते नहीं, बाकी सारे चर्चा तो करते ही, पढ़े लिखे आदमी हैं, सारे आते हैं। जैसे हमने अंदाजा लगाया है अभी तक, हमारे यहाँ क्या है, अब पॉलिटिकल पार्टी का फेवर कम है लोगों में, लेकिन है जनता पार्टी को हराने का इंटेंशन ज्यादा है, बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए। और सारी कम्युनिटीज में है ये, अकेले जाट नहीं, ब्राह्मण भी, बनिया भी, हरिजन भी, इवन व्यापारी है, दुकानदार हैं, पूरी 36 को। हाँ। और ये ऐसा है, अगर लोग ही डिसाइड करते हैं, आपने जैसे 77 में देखा था, लोगों ने डिसाइड किया था, सरकार तो बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली थी, इमरजेंसी के बाद का चुनाव हुआ। हाँ, इमरजेंसी भी लगाई थी, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने अपना जब मन बना लिया था, आपने उसकी हालत देखी होगी। हमारे को ऐसा है, लोगों का हालत ये है कि करीब 70-72 सीटें जो है कांग्रेसी आने की हमारी को संभावना लगती है। बाकी जो जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ थोड़ा बहुत एफिलिएटेड है उसको अलग है, हर किसी की अपनी अलग राजनीतिक विचारधारा होती है, ठीक बात है। एक और जो लोगों में संभावना सुनी हुई बताते हैं, लोगों का ये भी अंदाजा से हो सकता है बीजेपी की बजाय जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो ज्यादा एमएलए बन जाए, बीजेपी से ज्यादा बन जाएगा। हाँ, ये हमारे का लोगों से सुनने में आई है, और ये अंदाजा है। अब बाकी और भाई बैठे अच्छा, पढ़े लिखे सब कुछ। हरियाणा की सियासत की जब भी बात आती है तो हुड्डा साहब का जिक्र आता ही है। तो किसी जमाने में ऐसा एक समय आया था कांग्रेस पार्टी में कि कांग्रेस इंदिरा एज कांग्रेस टाइप का हो गया था। उस तरह से हरियाणा में मुझे जैसा माहौल लग रहा है, हर तरफ वोट किसी को दो लेकिन लोग सीएम हुड्डा साहब को बनाना चाहते हैं। तो क्या हुड्डा साहब में डिपेंडेंसी कांग्रेस की इतनी ज्यादा हो गई है क्या? हाँ जी, ये हुड्डा साहब का ये इस कारण ये है कि यहाँ पे इस बेल्ट में जितना भी है हुड्डा साहब का दबदबा रहता है, और इसके विकास इतना किया है पूरे ऑल हरियाणा में, अब पूछो मत, किसी भी सीएम ने नहीं किया अभी तक, ठीक है। और दूसरा ये है कि इस हुड्डा जो यहाँ पे कई दशक से बनता रहा है, उसने लोगों में प्यार जताया अपना, ठीक है। और आज के दिन जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने कोई भी समाज नहीं छोड़ा लठमारे वगैरह, किसानों को बर्बाद किया इन्होंने। 13 महीने किसान बैठा दिए, 1 किलोमीटर दूरी पर पीएम मोदी बैठा था, कभी भी 750 किसान एक्सपायर हुए, शहीद हुए, उनके लिए एक शब्द उन्होंने नहीं निकाला। कि किसी भी समाज का ले लो, ब्राह्मण समाज को भी परेशान किया है, और कर्मचारियों को परेशान किया है, पहलवानों को किया है, सरपंचों को भी लठ मारे हैं, कोई भी इन्होंने आशा वर्करों को भी लठ मारे हैं, ठीक है। आज के दिन 36 बिरादरी बीजेपी भगाओ के नारे पे चली हुई है। एक और नारा जो 2005 में भी दिया गया था, अब भी वो गाए बगाए सुनने को मिलता है, बोला जी चौधर रोहतक में लेकर के आनी है। किसी जमाने में चौधर देश जो बागड़ का जो इलाका था, पुराना हिसार जिला जिसको कहते हैं, उधर चली गई थी। चौधरी ताऊ देवीलाल, भजन लाल और बंसी लाल जो उधर से हुआ करते थे। तो इस बार भी चौधर जो है रोहतक में लाने का वो है क्या? नहीं, अब वो मुद्दा नहीं है, नहीं कहीं कहाँ से चौधर लानी है या किन को। बीजेपी के प्रति रोष इतना ज्यादा है कि बीजेपी से पिंड छुड़वाना है। हर समाज का सार वर्ग तो दुखी है ही। दूसरा इनका ये पोर्टल सिस्टम है, पीपीपी सिस्टम है, इन इतना परेशान करेगा, डॉक्यूमेंटेशन में ही फंसा रखे है, चाहे जॉब के लिए चाहे कोई टेस्ट के लिए। फैमिली कार्ड का बड़ा जिक्र आता है। हाँ, वो पीपीपी उसी को बोलते हैं, परिवार पहचान पत्र। इसमें वो झूठे आंकड़े पर रखे हैं। अब पेपर में भी आता है, कल ही आया था, 3 आदमियों का परिवार है और 68 का परिवार बना दिया। किसी को गए उसमें आमदनी जोड़ देते, इसकी 4 लाख है, इसकी 10 लाख है, और उनके आगे दूसरे सर्टिफिकेट नहीं बनते, जो बेनिफिट वो बैकवर्ड का या और जो लेना चाहते हैं, या अपनी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता की बनवाना चाहते, वो घूमते रहते हैं। हर वर्ग परेशान है। मतलब
का एक एजेंडा रहा कि एक पब्लिक को कितना परेशान किया जा सकता है, ऐसी ऐसी स्कीमें लेके आओ, और ये लेके आए। कागजी कार्रवाई के लिए लाइनों में लगा दिया। हाँ, लाइनों में लगा दिया, बिल्कुल। हाँ, बहुत हम लोग जो इधर रोहतक के आसपास के कई गांवों में गए थे तो रोडों की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया थी। तो बीजेपी सरकार ने कामकाज किया इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, या हुड्डा साहब के टाइम की डेवलप चीजें थी ये? सेक्टर देखो आप, अगर आपने सड़क देखनी है तो सेक्टरों की देखो, आपको पता लग जाएगा कहाँ बीजेपी। सेक्टर 3, 4, 5, 6, 1, 2 सारे सड़कों में आप साइकिल नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल स्कूटर की तो बात ही दूर है। आप यहाँ खड़े हो ना, यहाँ सेक्टर 1 में, सेक्टर की गलियाँ देख लो, आपको पता लग जाएगा, डेवलपमेंट का पता लग जाएगा। ठीक है ना। आपके टाइम जो संस्थाएं बनी थी ना, इन्होंने उनकी मेंटेनेंस भी नहीं की, वो जर्जर हो चुकी है। जैसे कि स्टेडियम देख लो, ये बच्चे खेलने के लिए आए थे, उनके लिए ट्रैक नहीं है, बैठने के लिए जो कुर्सियां थी वो कंडेम हो चुकी हैं। सड़कें हैं, उसके बाद सड़कें नहीं बनी, नाले की सफाई नहीं, सीवर की सफाई नहीं है। बगैर बारिश के कितने मतलब सीवर जो हैं वो उगजे हुए हैं, गलियों पानी। क्या जोड़ना चाहेंगे आप इसमें? शुभ नाम क्या है आपका? उदय सिंह फोगाट है मेरा नाम। जी बताइए। मैं कहता हूँ कि सरकारें कैसे बनती हैं। सरकारें इसलिए नहीं बनती कि किसी सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया है। सरकारें इसलिए बदली जाती हैं कि पिछली सरकार ने काम अच्छा नहीं किया, उसकी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है और उसके विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं। 2014 में मोदी की रैली हुई थी रेवाड़ी में, बहुत भारी रैली थी वो, उसमें मैं गया था और मेरे मन में भी आ गया था कि बदलाव होना चाहिए। उस रैली में मैंने पार्टिसिपेट किया। हम रोहतक आ गए तो रोहतक में जो विधायक हमारे जो बाद में विधायक बने मनीष ग्रोवर, उन्होंने एक वो जलसा किया 14 सेक्टर में। मैं आपको बताता हूँ, उसमें विजय वर्गीय आए हुए थे। तो बलराज कुंडू जो MLA मैम से, उन्होंने मेरे को भी कहा कि भी आना है, थोड़ी भीड़ हो जाएगी और वो जलसा है, मेरा इंटरेस्ट है इसमें ना। तो मैं वहाँ भी चला गया तो वो भाषण देने लगे कि भी यहाँ हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा जो है ना हालत ख़राब है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ पिछले 70 साल से, और जो है यहाँ दबंगई है, बहुत दबंग लोग हैं, इनसे पीछा छुड़वाना है। वो इस तरह की बातें करने लगे। तो हमें वो दबंग बोल रहे थे, इंडिया के जाटों को। हाँ, सॉफ्ट टारगेट उनका जाट ही था। और हम उनके जलसे में गए हुए। तो मैं RWA प्रधान होता था उस टाइम। मैंने माइक पकड़ लिया, मैंने कहा भाई विजय वर्गीय बैठा हुआ था, मैंने कहा भी ऐसा है, बदलाव की बात करो और ये फिजूल की बात ना करो। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, चौधरी बंसीलाल ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, चौधरी देवीलाल ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यहाँ कमाल ही कर दिए। रोहतक में तो पता नहीं क्या कर दिया, सब देख ही सकते हो आप। पता नहीं क्या किया, कितनी इंस्टीट्यूट्स बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, पावर प्लांट्स बनाए, पता नहीं कितने काम किए। तो विकास हुआ है, काम हुए हैं। ये ज़रूर है कि सेंटर में कांग्रेस की हालत पितली की होगी कि करप्शन के चार्जेस बहुत ज़्यादा लग गए थे। आप कॉमनवेल्थ गेम्स की बात है और कोई बात है, स्पेक्ट्रम घोटाला भी, 2G स्कैम है, दुनिया भर के स्कैम, जनता का माइंड बदल गया था। तो वो बदलाव के लिए तैयार थे। मैंने कहा ऐसी बातें करो, ये फिजूल की बातें ना करो, ठीक है। जलसा खत्म हो गया, विजय वर्गीय गाड़ी में बैठ के जाने लगा। ये कितने धूर्त होते हैं पॉलिटिशियंस, किस तरह से लोगों को बहकाते हैं, बरगलाते हैं। तो विजय वर्गीय ने ये कहा कि भाई हम कहते तो हैं, हमने जो है ना, हमारे शहरों में भी ऐसी सड़कें नहीं है जो हरियाणा में गांव में है। उसने गाड़ी में बैठ के कही ये बात, खुद ने कहा, कैलाश विजय वर्गीय खुद ने कहा ये। तो ये झूठ बोल के, झूठ की राजनीति करके, लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांट के और जनता को गुमराह करके सत्ता पे काबिज हो गई। लेकिन जो सरकार बनी वो पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी। पॉपुलर गवर्नमेंट कौन सी होती है? सीएम को जो पॉपुलर सीएम हो, जिसके पीछे जनता का मैंडेट हो भारी। तो एक ऊपर से टपका दिया जिसको कोई जानता ही नहीं था, जो पॉलिटिशियन ही नहीं था, जिसको हरियाणा की पृष्ठभूमि में, हरियाणा की समस्याओं के बारे में, हरियाणा की जनमानस की उसके अपेक्षाओं के बारे में किसी चीज़ का पता ही नहीं था। उसको यहाँ चीफ मिनिस्टर थोपा हुआ मुख्यमंत्री, थोप दिया। और फिर आपने देखा 9.5 साल उसने कितना बुरा हाल किया हरियाणा का। कम से कम जो है 150 आदमी तो हत्या हुई है, शासकीय हत्या हुई है। आरक्षण में लोग मारे गए। वहाँ जो है वो राम रहीम का जो पंचकुला में एजिटेशन हुआ था, लोग इकट्ठे हो गए थे, वहाँ लोग मारे गए।
जगह जगह किसानों पे गोलियां बरसाई हैं, बहुत सारे। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और वोट लेने के लिए इनकी तो पॉलिसी ये है, अगर या तो गरीब से गरीब या साहूकार से साहूकार, बीच का आदमी रहना नहीं चाहिए। ये तो आरएसएस की, मिडिल क्लास पर चोट करते हैं। हाँ, तो यही पॉलिसी है। आप देख लो, अच्छा, एक तहसीलदार, उसके चार चार तहसीलों के चार्ज मिलेगा ही नहीं। फिर आदमी बैठा रखे हैं, वो पोस्टें खाली हैं, एक आदमी ने करना, कंप्यूटर लगा रखे हैं, वो पूरी ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग नहीं है तो कंप्यूटर कैसे काम करेगा? ठीक। मैं सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, कि आपने 10 साल का हुड्डा साहब का दौर देखा होगा, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर का दौर देखा था। हुड्डा साहब का जो शासनकाल है उस पर पत्रकार भी बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, एक पर्ची खर्ची का बड़ा आरोप लगता है। इसका थोड़ा ईमानदारी से जवाब दीजिए आप। ऐसा सुनो, ये पर्ची खर्ची का जो है ना, ये एक मतलब अंदर खाते एक प्रचार है, और ये सच्चाई नहीं है इसमें, दुष्प्रचार है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या है कि 65,000 वैकेंसीज थी जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, इलेक्शन होने वाले थे, इन्होंने पोस्टें एडवर्टाइज कर दी थी, लेकिन उनको भर नहीं पाए। हुआ क्या, वो 65,000 नौकरियां यूं की यूं इसने खट्टर ने के पास चली गई। इन्होंने एडवाइज कर दी डी ग्रुप में पीएन की भर्ती इन्होंने जो है वो की। एक पॉलिटिकल एक एंगल था कि भी ये नौकरियां, तुम छोटी छोटी नौकरियां ना मेरिट पे दे दो, ताकि हवा बन जाए कि हम पर्ची खर्ची पे नौकरी नहीं देते। क्या किया, लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं बताता हूँ आपको कैसे। पीएचडी लड़के, एमए लड़के, बहुत काबिल लड़के पीएन बना के बैठा दिए, वेल क्वालिफाइड। वेल क्वालिफाइड। ये जो है एक बहुत ही गलत बात है। आप पीएन उसी को लगाओ जो पीएन लगने लायक है, और बड़े बड़े जो अच्छे हाईली एजुकेटेड आदमी है उसको पीएन की पोस्ट नहीं देनी चाहिए। वो इन्होंने किया। उसके बाद क्या किया, होता क्या है, दिखावा कुछ और होता है और वास्तविकता कुछ और होती है। जो बड़ी पोस्टें थी एचएस की, शुरुआती जो बैच था वो मेरिट से हुआ। उसका रीजन था, मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो पता है क्यों, मैंने भी 4 बार एचएस का एग्जाम दिया था, मैं जानता हूँ सारे सिस्टम को। वो बैच जो है वो मेरिट पे आया। उसका कारण था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 3 मेंबर थे, कुछ मेंबर इनके थे, तो वो कोई सिफारिशें वगैरह उस तरह से हो नहीं सकती थी, वो मेरिट से हो गया सिलेक्शन। उसके बाद कोई भी सिलेक्शन मेरिट से नहीं हुआ। आपने देखा होगा नागर के बैग में 2 या 2.5 करोड़ रुपए कैश मिले थे। और उसके बाद देखो, जब इन्होंने नौकरियां भर्ती कर दी, पर्ची खर्ची नहीं है, कौन सा बैकडोर अपनाया आपके सामने है। उसके बाद दूसरी योजना में खट्टर ने केवल 1,20,000 के करीब जो है नौकरियों पे लगाए। कैसे लगाए, कौशल रोजगार विकास निगम बनाया, स्किल डेवलपमेंट सेंटर के तरफ। उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई इसमें क्वालिफिकेशन नहीं, कोई इसमें टेस्ट नहीं, बैकडोर भर्ती है, खर्ची और पर्ची से भर्ती है। हमें बता रहा था कोई कि अभी कैसे लगते हैं आरएसएस के आदमी, जो कह देगा लगा दो वही। और कैसे लगाएंगे, ये बड़े धूर्त हैं। इंटरव्यू तो करते ही नहीं। कैसे करते हैं भाई, 3 महीने की तनख्वाह पहले दे दो, जो हम सुन रहे हैं आम जनता में जो बात है, और लग जाओ, और गारंटी नहीं है, रेगुलर की गारंटी नहीं है। आप ही बताओ, कौशल रोजगार में युवाओं को, जो काबिल रोजगार हैं, जो अपेक्षा सरकार से रखते हैं कि भी कोई स्थायी नौकरी मिलेगी, उसमें अच्छा वेतन मिलेगा, हैं, हम आगे बढ़े। ये तो ठेका बेस भर्ती हो गई है, और उसमें तनख्वाह जो 1/3 है। और ठेका में भी ये है कि पहले आप रिचार्ज करा लो अपना 3 महीने का, उसके बाद नौकरी। बिना खर्ची पर्ची की। और बात बताता हूँ, ये बहुत चालाक आदमी है। ये जनसेवा का भाव नहीं है इनमें। ये जनता के लिए काम नहीं करते, ये सिर्फ सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं और धन बटोरना चाहते हैं। क्या किया इन्होंने, सुशासन सहायक लगाए थे शुरू में, कि भी सुशासन सहायक होगा हर अफसर के साथ। मेरिट से लगे थे वो, जो आरएसएस ने कह दिया वो लग गए, और उनको तनख्वाह देते थे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहाँ कहते हैं खर्ची पर्ची नहीं। ये तो सारे गलत काम किए इन्होंने। अच्छा, फिर दूसरी बात और बताता हूँ आपको जी, बहुत बड़ी बात है, और जो बहुत बड़ा, ये समझ लो, मैं समझता हूँ इससे बड़ा अन्याय ग्रामीण क्षेत्रों के पास के लिए, और जो गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो फौज में भर्ती होते हैं,
अग्निवीर ले आए। अब अमित शाह की रैली हुई थी, अब वो क्यों कहते हैं इनको पेंशनर पोस्ट देंगे, पेंशनेबल नौकरियां देंगे हम इनको अग्निवीर को। अरे तुम अग्निवीर को पेंशनेबल अगर नौकरी दोगे तो इनको तुम फौज में जो है 4 साल के लिए क्यों लगाते हो? वहीं परमानेंट कर दो, वहीं पेंशन। पेंशन क्यों नहीं कर देते? अब सवाल क्या है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? मूर्ख नहीं है लोग, सब कुछ बातें समझते हैं। ये क्यों हुआ? किसान एजिटेशन हुआ था, 3 काले कानून आए थे, अडानी ने अंबानी ने गोडाउन बड़े बड़े हरियाणा में बना लिए थे, स्टॉक पे जो फूड ग्रेन का स्टॉक करने की लिमिट खत्म कर दी थी, लोगों को बर्बाद करना था, वो विड्रा करना पड़ा क्योंकि बहुत बड़ा एजिटेशन था वो। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है और मेरी सोच है, ये हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये स्कीम 2 कारण से आई है अग्निवीर। कि अभी एक तो किसानों के बच्चे लगते हैं, इनकी कमर तोड़नी है, इनको रेगुलर भर्ती, ये 4-5 हज़ार भर्तियाँ हरियाणा में होती हैं, फौज में लोग जाते हैं, गुजारा चलता है, और ये ज़्यादा बोलते हैं, इनकी कमर तोड़ दो। एक तो रीज़न ये था कि अग्निवीर करो। दूसरा कारण ये था कि 1 रैंक और 1 पेंशन आर्मी के लिए की थी, खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, तो इन्होंने सोचा कि भाई ये तो खर्चा बहुत हो रहा है और पेंशनेबल फंड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये है कि इनको भर्ती करो। फंड कटौती एक बड़ा मुद्दा था जी। जब आप बौद्धिक तबके से बात करते हैं तो इस तरह की तार्किक बातें होना लाजमी है, जो आपके भी अनुभवों को नया विस्तार देती हैं। इस तरह की चर्चा हमने जाट भवन में की, इस तरह की और रोचक चर्चाएं हम आपके बीच में लाते रहेंगे। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं झलको हरियाणा। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी रवि। अभी तक के लिए इतना ही, आगे और इस तरह की रोचक चर्चाएं आपके बीच में आती रहेंगी। शुक्रिया। झलको